हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे संधारित्रों के संयोजन की, ठीक है ना। और संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम हम पूरा पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने हेडिंग पढ़ी थी वो थी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस थीम पर। समांतर क्रम भी मैंने कुछ समझा दिया था आपको, और होमवर्क भी मैंने आपको दिया था कि लास्ट लेक्चर में आपको प्रतिरोध और संधारित्रों के श्रेणी समांतर संयोजन करके देखने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, है ना। तो नेक्स्ट अपन आज की हेडिंग पढ़ते हैं। अपनी जो आज की हेडिंग है वो रहेगी अब क्या, संधारित्रों का समांतर, या समांतर को एक नाम और बोल सकता है वो पार्श्व क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन हमें पढ़ना है। दो क्रम थे ना, श्रेणी और समांतर। श्रेणी अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे अपन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें भाई, जल्दी करिए। सबसे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जब तक और बच्चे जुड़ते हैं आप लाइक और शेयर करिए इसको। मैं आपको श्रेणी क्रम हल्का हल्का एक बार दोहरान करवा रहा हूँ, है ना। देखना, श्रेणी क्रम लास्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था श्रेणी क्रम, वो मैंने समझाया आपको कि संधारित्र का कुछ सिंबल ये होता है ना, एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर नेगेटिव, दोनों डंडे बराबर होने चाहिए। पहला संधारित्र है, धारिता C1 है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो पहले संधारित्र का दूसरा सिरा आपको किसी दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अपन इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना आप चाहो उतने संधारित्र आप जोड़ सकते हो। और पहले का पहला और लास्ट का जो दूसरा सिरा है आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी का वोल्टेज मान लो V और आवेश मान लो Q। तो परिभाषा अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने आपको दी थी। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, कॉमा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से। इसी प्रकार पहले संधारित्र का पहला सिरा और अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ हो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर बताया कि माना C1, C2, C3 धारिता वाले तीन संधारित्र चित्रानुसार 20 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और आप जानते हो कि श्रेणी क्रम में, पता है ना, मैंने कहा Q आवेश निकला होगा तो आवेश का मान तो होगा समान, पर वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर को अलग अलग जगह अटैच करना होगा। वोल्टेज होगा अलग अलग, तो मैंने वोल्टेज मान लिए V1, V2 और V3। तो जो कुल वोल्टेज है V, वो आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 1। और फिर मैंने सारे मानों को धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/B, इससे रिप्लेस किया था। तो यहाँ से B का फॉर्मूला आएगा Q/C। टोटल वोल्टेज है तो Q/ टोटल धारिता CS, श्रेणी क्रम की कुल धारिता। B1 की वैल्यू Q/C1, B2 की Q/C2 और B3 की Q/C3। Q कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। श्रेणी क्रम की कुल धारिता निकल करके आई थी, आपको याद हो तो। बहुत सरल कॉन्सेप्ट था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बनाए थे कि भैया n संधारित्र हों तो ये फॉर्मूला n स्टेप तक चलेगा। अगर n संधारित्र सबकी धारिता बराबर हो तो सारे स्टेप 1/C, 1/C मतलब n/C, उल्टा करूंगा तो C/n आंसर आएगा। दो का शॉर्टकट सिखाया था कि ऊपर C1 C2, नीचे आएगा C1 प्लस C2, गुणा ऊपर गुणा नीचे योग करके। श्रेणी क्रम में कुल धारिता जो आपने संधारित्र जोड़े हैं उनमें जो न्यूनतम धारिता है उससे भी कम आएगी। आवेश का अनुपात 1:1, क्योंकि आवेश कांस्टेंट रहता है। और वोल्टेज का अनुपात धारिता का सूत्र है जैसा 1/C1 अनुपात 1/C2।
इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे, मिक्स क्वेश्चन कराएंगे श्रेणी समांतर के, है ना, क्लियर है। अब बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम का उम्मीद करता हूं कि डायग्राम तो आप सभी को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये कुछ संधारित्र हैं 3 मान लो आप, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के जैसे समान ध्रुवता वाले प्लस प्लस एक बिंदु पर और दूसरे माइनस माइनस एक बिंदु पर, मतलब सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर मिले हों और इन बिंदुओं को जोड़ा जाए बैटरी से, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम में बात करें तो देखो, अगर मैं एक ही वोल्टमीटर लगा दूं तो यही वोल्टमीटर हर एक संधारित्र के दोनों सिरों पर लागू है, इसके पर भी, इसके पर भी, इसके पर भी, मतलब वोल्टेज सेम रहने वाला है। इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V। आवेश, यहाँ से आवेश निकला तो यहाँ जाकर 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा भाई, अलग अलग हो सकता है, इसका Q1, Q2 और Q3। तो जैसा कि हमने श्रेणी क्रम में किया था कि वोल्टेज अलग था तो टोटल वोल्टेज इस V के बराबर आएगा। अब चार्ज Q1, Q2, Q3 है, लेकिन नेट चार्ज तो Q ही रहेगा। तो जो इक्वेशंस बनेगी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। वापस से धारिता का सूत्र C बराबर Q/V लगाएंगे, पर इसमें तो V निकालना था, पर अब Q निकालना है, तो यहां से Q का फॉर्मूला बनेगा CV। Q की जगह आ जाएगा CP, लिखो इस चीज को, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस। Q1V आपका बन जाएगा C1V, Q1 बन जाएगा C1V, सॉरी C2V, और ये बन जाएगा C3V। V कॉमन लेके काट देंगे, देन CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल सूत्र। प्रतिरोध में उल्टे आते हैं, आपको याद हो तो श्रेणी क्रम में आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर होमवर्क किया होगा तो आपने, और समांतर क्रम में आया होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2। वो अपन प्रतिरोध पढ़ेंगे तब जानेंगे इस चीज़ को, क्लियर है ना। तो समांतर क्रम भी काफ़ी आसान है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे आपने श्रेणी क्रम में पढ़े थे, उसी आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन समांतर क्रम में भी देखते हैं, ठीक है ना। तो आप एक एक करके ढंग से इसको नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे इनके। तो हेडिंग लिखें आप, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। पहले सूत्र देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जो भी जानकारी होगी अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट करके देख लेंगे। समांतर कह दे, या बुकों में पार्श्व क्रम भी लिखा होता है, पार्श्व संयोजन भी लिखा होता है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, तो जैसा आपको डायग्राम याद हो, सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर थे ना। लिखेंगे डेफिनेशन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा, अच्छा इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं आप चाहें तो, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों के समान ध्रुवता वाले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे समान ध्रुवता वाले, अब तो आप सिंपल बोल दो, तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों तथा इन बिंदुओं को बैटरी से जोड़ा जाए।
संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बहुत सारे संधारित्र लिए जाएं, पहले बिंदु एक बिंदु पर, मतलब यहाँ ऐसे कहें समान ध्रुवता वाले बिंदु एक बिंदु पर, और दूसरे समान ध्रुवता वाले बिंदु कहाँ जुड़ जाएं, दूसरे बिंदु पर, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। मान लीजिए कि माना C1 C2 तथा C3 तीन ले लो, धारिता वाले संधारित्र चित्रानुसार बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। संधारित्र डायग्राम बनाएं इसका आप। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा। डायग्राम दिख जाएगा कि पूरा बोर्ड पे है? थोड़ा छोटा करें इसको, हाँ आ जाएगा नज़र, शायद कोई दिक्कत नहीं। ये तीन संधारित्र अपन ने ले लिए। ठीक है, धारिता इसकी C1 C2 और C3। बैटरी यहाँ लगा रहा हूँ भाई, आप थोड़ा ढंग से बना लेना, मेरे पास जगह की शॉर्टेज है। बैटरी का आवेश Q, वोल्टेज कितना मान लिया V। अब समांतर क्रम में वोल्टेज तो होता है समान, ठीक है ना, और आवेश मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये होता है डिफरेंट। तो आप इस बात को लिखिए, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान तथा आवेश अलग अलग होता है। अतः माना इनके आवेश Q1 Q2 तथा Q3 हैं। अतः डिफरेंट मान लिए ना, तो कुल आवेश तो भैया बैटरी का जो आवेश है उसी के बराबर आएगा। समीकरण नंबर 1। देखो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अंतर क्या किया है मैंने भाई, वहाँ श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिफरेंट था तो वोल्टेज का एक इक्वेशन बना दिया, यहाँ आवेश डिफरेंट है तो आवेश का एक इक्वेशन बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि जो इस इक्वेशन में चार टर्म आ रही हैं Q1 Q2 और Q3, इनको फाइंड आउट करना होगा। तो आप तो धारिता का एक ही सूत्र जानते हो, हम जानते हैं कि C बराबर आता है Q/V, तो यहाँ से Q बराबर आएगा CV, समीकरण नंबर 2। पहले संधारित्र की अगर बात करूँ मैं, तो पहले संधारित्र के लिए क्या Q1 बराबर C1 भी आ जाएगा, दूसरे संधारित्र की हम बात करें तो Q2 का मान C2 भी आ जाएगा, और अगर तीसरे संधारित्र की बात करें तो Q3 का मान C3 भी आ जाएगा। अब आप समीकरण 2, 3, 4, 5 से एक में मान रख के देखिए, तो Q का मान, अच्छा इसको ऐसा करो CPV कर लीजिए आप, इसको समझ गए ना क्यों? क्योंकि समांतर क्रम की नेट धारिता को हम CP से रिप्रेजेंट कर देंगे। मान जमाइए इसमें Q का मान CPV, C1V, C2V और C3V। V कॉमन लेके काट दीजिए, तो नेट जो CP आएगा, ये समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता का सूत्र है।
सूत्र तो याद कर लेना, और याद करने का बड़ा आसान तरीका है, श्रेणी क्रम में उल्टा, समांतर क्रम में सीधा। श्रेणी क्रम में उल्टा, समांतर क्रम में सीधा। एक और आप यहाँ तक नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम आप पिछली बार देख चुके थे, तो समांतर क्रम फिर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? अच्छे से नोट कर लें। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो ये बात तो हुई इसके फॉर्मूले की, समांतर क्रम संयोजन के फॉर्मूले की, ठीक है ना? अब आप इसमें घटन लगाइए, महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं कुछ इसके, जिस तरह से हमने श्रेणी क्रम में देखा था। देखिएगा, श्रेणी क्रम में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु था वो था कि अगर n संधायत्र हों, हमारे पास में कितने संधायत्र हों? n, जिनकी धारिता C1 से लेकर Cn तक हो, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो अपन कुल धारिता किस तरीके से ज्ञात करेंगे ना, देखना। देखिए, तो पहला बिंदु बनाइए आप कि यदि C1, C2, C3, Cn धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता, n संधायत्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समांतर क्रम में धारिता का सूत्र बन जाएगा Cp का साफ C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश Cn। सिंपल सूत्र है। अच्छा, इसमें लास्ट में उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि Cp डायरेक्ट निकल जाएगा। श्रेणी क्रम में उल्टा करना पड़ता है क्योंकि वहाँ 1/CS निकल के आता है लास्ट में, तो CS निकालने के लिए उल्टा करना पड़ता है ना। तो पहला फॉर्मूला सिंपल है, n होंगे जितने हों, 2 होंगे तो C1 प्लस C2, 3 हुए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितने हों वहाँ रुक जाना आप। दूसरा, बराबर करके देख लें सबको कि यदि ये जो आपने n संधायत्र जोड़े हैं, अगर इन सब की धारिता बराबर हो, मान लो ये सब C के बराबर है, तो Cp कितना आएगा? C प्लस C n बार C आ जाएगा। अब जोड़ के देखना, 2 बार जोड़ोगे तो 2C, 3 बार जोड़ोगे तो 3C, n बार जोड़ेंगे तो nC। देखो 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर
समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो C/n, सीधी सी बात है, श्रेणी क्रम में उत्तर कम करना है, कम करने के लिए n का भाग दो। समांतर क्रम में उत्तर ज़्यादा आएगा, भी आपको चेक कराता हूँ, तो ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, उसका C/n, उसका C/n, इसका Cn, n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें 3 का कोई शॉर्टकट 2 का शॉर्टकट कोई बढ़ेगा नहीं, वहाँ तो शॉर्टकट बन रहा था ना C1 C2 बटे C1 प्लस C2, तो यहाँ तो क्या शॉर्टकट है यार 2 का, तो C1 प्लस C2 सीधा ही हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तीसरा आप सुनना ध्यान से, अगर मैं आवेश के अनुपात की बात करता हूँ, पहले वोल्टेज का लीजिए आप, V1 V2 V3 इस अनुपात की बात करता हूँ, तो क्या समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है? समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है ना, और जो राशि समान होती है उसका अनुपात आता है 1:1। तो 1:1:1। समांतर क्रम में जो वोल्टेज का अनुपात है वो आता है हमेशा 1:1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगर मैं आवेश के अनुपात की बात करता, आवेश के अनुपात की बात करता, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? CV, लिख के देख, Q1 बन जाता C1V, वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, C2V, C3V, क्या V सब में से कट जाएगा? मीन्स जो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 है वो आएगा C1 रेशियो C2 रेशियो C3। जैसा सूत्र वैसा अनुपात मैंने आपको बता रखा है, क्यों बताया था अब आप महसूस करके देखना। श्रेणी क्रम में आवेश का अनुपात 1:1 है, विभव का अनुपात, श्रेणी क्रम का सूत्र उल्टा है, विभव का अनुपात भी उल्टा है। समांतर क्रम में वोल्टेज समान है तो अनुपात 1:1, और आवेश डिफरेंट है, समांतर का सूत्र सीधा है, अनुपात भी सीधा है। कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, अब आपने 2 संधारित्र जोड़े 2 और 3 के, 2 और 3 के पहले श्रेणी क्रम में जोड़े तो ऊपर गुणा नीचे योग, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, नीचे 5, 6/5 आंसर आएगा। तो जो जोड़ा है न्यूनतम उस मान से भी कम आएगा। पर समांतर क्रम में 2 और 3 को जोड़ के देखो, एक 2 है और एक 3 है, तो 2 + 3 आंसर कितना आएगा? 5। यानी कि जो आपने अधिकतम धारिता वाला जोड़ा है ना, 2 और 3 में मैक्सिमम धारिता कितनी है? 3, उत्तर 3 से बड़ा आएगा। श्रेणी क्रम में जो जोड़े गए हैं न्यूनतम मान उससे भी कम आता है, समांतर क्रम में जो जोड़े गया अधिकतम मान है उससे भी अधिक आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं इस चीज़ को हम, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, कॉमा लगाइए, जोड़े गए संधारित्रों में अधिकतम धारिता से भी अधिक होती है। बात समझ में आ रही है? श्रेणी क्रम में तो तुल्य धारिता न्यूनतम से भी कम होती है, जो संधारित्र आपने जोड़े हैं उनमें जो धारिता न्यूनतम है उससे भी कम होती है, और समांतर क्रम में धारिता जो संधारित्र आपने जोड़े हैं ना उनमें अधिकतम से भी क्या होती है भाई? अधिक होती है। ध्यान रखना है इस बात को। तो अपन श्रेणी क्रम का उपयोग कब करेंगे? जब मान कम करना होगा, और समांतर का उपयोग कब करेंगे? जब मान बढ़ाना होगा। नोट कर लीजिए सारे बिंदु। अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की भाई, जितने क्वेश्चन अपन कर पाएंगे मैक्सिमम वो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करें आप उसको एक बार। नोट करिए जल्दी से। बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कॉम्बिनेशन पर, तो है ना। तो आसान से शुरुआत करते हैं।
क्वेश्चन देखिए भाई, एक डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको। दस माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड। इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया N। ठीक है, क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए अनुसार P व N के मध्य तुल्यधारिता। समझो क्वेश्चन ध्यान से, ये बिंदु है P और ये बिंदु है N। P और N के बीच में आपको कुल धारिता निकालनी है। देखिए अब ध्यान से एक बार समझने का प्रयास करें, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना उसी तरह से अपना दिमाग स्थिर करना। आपको इस प्रश्न में 3 संधारित्र दिख रहे हैं, एक 10 माइक्रोफैरड का, एक 20 माइक्रोफैरड का और एक 30 माइक्रोफैरड का। तीनों संधारित्र आपस में ना तो श्रेणी में है ना समांतर में है। श्रेणी में होते तो लाइन बाय लाइन होते, आपको दिख रहा होगा बच्चों 10 और 20 समांतर क्रम में, सब जानते हैं ना, चेक करना। देखो इसका पहला सिरा यहाँ मिला हुआ है, इसका भी पहला सिरा यहाँ मिला हुआ है, दूसरा सिरा यहाँ मिला हुआ है, दूसरा यहाँ मिला हुआ है। साफ दिख रहा है 10 और 20 पहले समांतर क्रम में है। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, 10 और 20 को। आंसर लिखने का तरीका, चूँकि सीधा नाम लिख दो आप, तो 10 माइक्रोफैरड तथा 20 माइक्रोफैरड के संधारित्र परस्पर कौन से क्रम में है भैया? समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनकी कुल धारिता, किनकी? तीनों की एक साथ नहीं निकाल रहा हूं, तीनों की बात एक साथ नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ 10 की और 20 की कर रहा हूं। अब समांतर क्रम का सूत्र याद आया? सीधा सीधा मतलब 10 + 20 कितना आएगा? 30। कुल धारिता C डैश कह दें इस चीज को, पूरा आंसर नहीं है ना इसलिए, तो यहां पर C1 + C2 वाला इस्तेमाल कर लीजिए। C डैश बराबर 10 + 20 मतलब 30 माइक्रोफैरड। मतलब इस कॉम्बिनेशन को हटाकर एक नया डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान सुनना। में ये पॉइंट अपना P है, ये जो 10 और 20 सॉल्व किए हैं ना आपने, जो समांतर क्रम में थे, इन दोनों को हटाकर अपन एक ही संधारित्र लगा देते हैं, ये लो। और इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगी साहब 30 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बिंदु Q हो ही गया अपना, और एक संधारित्र और लगा हुआ है, इसको अभी तक अपन ने छेड़ा नहीं है, 30 माइक्रोफैरड का। ये पॉइंट N बन जाएगा और इनके बीच में अब आप बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। बताओ यहाँ तक का खेल समझ में आया कि नहीं आया? ढंग से आराम से चेक करो, इजी वे में समझें। आगे बहुत खतरनाक सवाल आ जाएंगे ना, पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दिख रहा है कि 10 और 20 समांतर क्रम में थे। साफ साफ ऐसे लैंग्वेज लिखनी है, 10 और 20 श्रेणी के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कुल धारिता, इनकी कुल धारिता, ध्यान रखना पूरे की एक साथ बात नहीं करिए। 10 और 20 को संधारित्र समांतर क्रम में, सीधा सूत्र 10 + 20 30। अब देखो एक नया सवाल बन गया, इसका ये रूप आ गया। 30 और 30 श्रेणी में है ना, यहाँ से जो आवेश निकलेगा वो इसमें से जाएगा और वो इसमें से जाएगा, बिल्कुल साहब 30 और 30 श्रेणी में है। अब तो इसके कई तरीके हैं आपके पास में। महत्वपूर्ण बिंदु में लिखाया था कि समान धारिता के n संधारित्र, 30 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं, C/n श्रेणी में 15 माइक्रोफैरड आंसर आएगा। ऊपर गुणा नीचे योग वाली विधि बताई थी, 30 का ऊपर गुणा 900, नीचे योग कितना आएगा? 60। 900/60 ही 15 आएगा। या आप बड़े वाले तरीके से करके देख लीजिए, एग्जाम में आता है तो आप बड़े वाले तरीके से कर सकते हैं, बाकी कमीशन एग्जाम में सीधा करना है कि चूंकि 30 माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी कुल धारिता
अब फाइनल आंसर आएगा तो सी से रिप्रेजेंट कर दो। अब तरीका आपके पास में जैसे आपको अच्छा लगता है, तो आप बटे वाले से लगा दो, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c वैसे पता है ना सीधा आंसर अपने को, पर अपन एग्जाम में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं चाहें तो। 1/c बराबर 2/30 हो जाएगा, उल्टा करना 15 माइक्रोफैरड आपका आंसर, लास्ट रिजल्टेंट आंसर। अतः नीचे लिख देना कौन कौन से बिंदु P और N, P तथा N के मध्य तुल्य धारिता कितनी आने वाली है, C बराबर 15 माइक्रोफैरड होगी, C और P और N के बीच में। इसी क्वेश्चन में सवाल यही होता, P और Q के बीच पूछा होता तो 10 और 20 समांतर में सीधा आंसर 30 आ जाता। जहां तक पूछा गया है उन्हीं बिंदुओं के बीच में अपने को चर्चा करनी है। क्लियर है? नोट करते जाइए भाई, ताकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करा पाऊँ, हर एक तरीका आपको है ना। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन ये हुआ। आगे बढ़ें। और देखिए, अभी कॉम्बिनेशन के ही देख लेते हैं पहले तो, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ये क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है, मैं कराता हूँ। और देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है C, यहाँ 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। क्वेश्चन क्या है सुनना आप। एक डायग्राम बना के दिया है ना, और कह रहा है कि A और B के बीच में कुल धारिता है 5 माइक्रोफैरड। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है C का मान हमें ज्ञात करना। देखिए चेक करो, राजस्थान बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ना। आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं कराता हूँ फिर इस क्वेश्चन को। जल्दी से देखिए, कर सकते हो क्या, किस तरीके से शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। ठीक है ना, विचार कर लें 1 मिनट जल्दी से। बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल। अभी देखिए, सुनो ध्यान से। सबसे पहले जब आप सवाल करने जाओगे ना, तो यहां से चलना 2 पर, ये डिवाइडेशन हो गया ना आगे,
आपको दिख रहा है कि एक माइक्रो, एक इन दोनों भाई देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल, आपको दिख रहा है कि देखो 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं। पहला सिरा यहाँ है, इसका भी पहला सिरा यहाँ मिला हुआ है, दूसरा सिरा यहाँ है, दूसरा बिल्कुल सही है। एक और एक कौन से में है? समांतर में। अगर एक बार में एक को ही सॉल्व करोगे ना सवाल बहुत लंबा जाएगा। जरा यहाँ भी देख लो, 4 और 4 भी कौन से क्रम में है? समांतर में। मतलब इन दोनों को 4 और 4 को सॉल्व करूंगा। देखो मुझेवानी कैसे करते हैं, पहले मुझेवानी सीखना ध्यान से। 4 और 4 को सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 8। समांतर क्रम में सीधा सूत्र रहता है ना, तो 4 और 4 का उत्तर कितना आ जाएगा साहब? 8। यहाँ 1 और 1 का उत्तर कितना आ जाएगा? 2। समांतर क्रम में थे। आगे बढ़ना, फिर क्या 2 और इन दोनों को हटाकर जब मैं 1 ही लगा दूंगा तो 2 और 2 श्रेणी में हो जाएंगे, 1 और 1 समांतर में है, 2 उत्तर आया। फिर इसका 2 और 1 ये 2 क्या श्रेणी में हो जाएंगे, और 2 और 2 का श्रेणी कितना आएगा? 1। ऊपर गुणा नीचे योग, 2 और 2 का गुणा 4, 2 और 2 का योग भी 4, 4 बटे 4 कितना आएगा? 1। मतलब ऊपर की ब्रांच का नेट जो धारिता आएगी वो 1 आएगी। नीचे चेक करना, 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। 8 और C फिर श्रेणी में होंगे तो 8C बटे 8 प्लस C। कुछ कहानी ऐसी होगी, ऊपर वाली ब्रांच का तो आएगा 1 माइक्रोफैरड, नीचे वाली ब्रांच का आएगा 8C बटे 8 प्लस C। फिर दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगी और समांतर क्रम का नेट आंसर तो 1 प्लस 8C बटे 8 प्लस C आएगा। पर प्रश्न में इसे कितना दिया गया है? 5। बोला ना कुल धारिता 5 माइक्रोफैरड है। सॉल्व करके किसका मान निकाल लेंगे? C का। अरे ओरली समझ में आया ना आपको? जल्दी से देखना, 4 और 4 का 8, 8 और C श्रेणी में 8C बटे 8 प्लस C। शॉर्टकट ऐसे काम आते हैं। 1 और 1 समांतर में कितना? 2, 2 और 2 श्रेणी में कितना? 1। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 8C बटे 8 प्लस C समांतर में नजर आ रहे हैं A और B के बीच में। तो नेट निकालना है, समांतर में तो सीधा सूत्र है, तो नेट आएगा 1 प्लस 8C बटे 8 प्लस C। हमारे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से कितना आ रहा है? 5। 1 का उधर पक्षांतर करवा देना, कितना आ जाएगा? 4। 4 से कट गया 2 बार, मतलब 2C बराबर 8 प्लस C, देन C इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। आपका आंसर आ गया। मतलब C की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए साहब? 8 माइक्रोफैरड होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई आपको? अब लिखना कैसे वो आप देख लेना एक बार ध्यान से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर एक स्टेप को अपन अलग अलग बार सॉल्व करके अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तब सवाल बहुत लंबा जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करता हूं। कैसे? कि चूंकि 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी कुल धारिता, इनकी दोनों की 4 और 4 का कितना आएगा? 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे देखो, चूंकि 1 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी कुल धारिता, और 1 और 1 का कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आई? 2 स्टेप सॉल्व करने के बाद में अपन एक डायग्राम बना सकते हैं। क्या डायग्राम क्या बनेगा? ये तो A, ये कितना बन गया? 2 माइक्रोफैरड। इन दोनों को हटाकर एक ही संधारित्र जोड़ दीजिए, कितने का? 2 माइक्रोफैरड का। यहां पर आप C धारिता का जोड़ दें और यहां पर आप 4 और 4 मतलब 8 माइक्रोफैरड जोड़ दें। ये B बन गया। आई बात समझ? ऐसे तो बनेगा कुछ। अब सीधा बोल दीजिए कि चूंकि 2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी कुल धारिता बराबर 1 माइक्रोफैरड। पता है ना, शॉर्टकट इस्तेमाल करें हम सीधे। 2 गुणा 2 4 बटे 4 1, तथा ये ब्रांच सॉल्व कर ली ना, इस ब्रांच को ले लीजिए, C तथा 8 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र
श्रेणी क्रम में हैं, इनकी कुल धारिता 8C/8+C। अब दिमाग लगाओ, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच तो समांतर क्रम में है, तो फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें। ऊपर तो 1 माइक्रोफैराड का आ रहा है, नीचे 8C/8+C का आ रहा है। अब आपको दिख रहा है कि 1 माइक्रोफैराड और 8C/8+C समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है मतलब डायरेक्ट जुड़ जाएंगी, तो सीधा लिख दो आप, तो प्रश्नानुसार करके लिख दो कि 1 + 8C/8+C = 5। ये कहानी समझ में आई ना आपको? तो भाई मेरे हिसाब से तो दोनों समांतर में है, तो मेरे हिसाब से उत्तर आया 1 + 8C/8+C = 5। अब पक्षांतर करवाओ, एक को उधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। मतलब 8C/8+C = 4/1। वजगुना करके देख लो आप, ऐसा करो यहाँ पर, ये बन जाएगा 8C, ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 4C, 6C = 32, C = 8। सही लिखा है क्या? सॉरी, 4C आएगा, C = 8 माइक्रोफैराड जो आपका वैल्यू है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो आप फिर तो सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। बड़ा सरल था ना, 1 और 1 का 2, 2 और 2 का 1 ऊपर वाली ब्रांच में, 4 4 का 8 और C के साथ में है तो 8C/8+C। डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच सकते हो और सॉल्व करके आप C का मान निकाल सकते हो। क्लियर? नोट करो इसको जल्दी से। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने वाले सवाल तो क्या इजी होते हैं। आपको इसी तरह का एक कॉम्बिनेशन देगा और आपसे धारिता के बारे में चर्चा करवाएगा। आगे बढ़े ना, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। देखिएगा नेक्स्ट, थोड़ा सा और ठीक क्वेश्चन लेते हैं, क्या ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पीछे रह जाए तो भाई, ताकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा पाऊँ। समय फिक्स है ना, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये सभी संधारित्र 5 माइक्रोफैराड के हैं भाई साहब, 5 माइक्रोफैराड के हैं। और हो सकता है कि सभी बच्चों को समझ में नहीं आए शायद क्वेश्चन ना, थोड़ा दिमाग लगाना भाई। अब आप, खेल दिमाग का है। एक दो बातें इसमें ऐसी भी आएंगी, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा एक तरीके से, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी अपन जब नेक्स्ट चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके होंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना भाई। अब चूंकि फिलहाल चर्चा में है तो अपन एक बार प्रयास तो कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्बिनेशन पर देखो, मैं सिर्फ एक तरीके का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, तभी अपन सारे तरीके टच कर सकते हैं एक बार। देखिए, एक एक तरह का क्वेश्चन करके तो टाइम पास हो जाएगा ना। देखो, जब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, आप स्पष्टतः पता ना लगा पाए कि कौन श्रेणी में है कौन समांतर है, ऐसे डायग्राम को देखकर आपको कतई भी नहीं लगेगा कि कोई भी श्रेणी या समांतर में हो सकता है क्या आपस में। मेरी गारंटी है, आप महसूस करके देखना। भैया यहां से चले, आप सोचो साहब ये और ये समांतर में, बिल्कुल नहीं है भाई। इसका सिरा तो यहां टच हो गया, इसका सिरा कुछ यहां टच हुआ है, बीच में कुछ और आ गया, एकदम बिल्कुल काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया।
जब आप स्पष्टतः पता ना लगा पाओ तो एक मेथड है, बिंदु विभव मेथड कह दो आप, ऐसा एक नाम मान लीजिए। कैसे काम करता है सुनना आप ध्यान से। देखिए ये ए पॉइंट है, इसको यहां बना लो ए पॉइंट, और बी पॉइंट सबसे लास्ट में बना लो बी पॉइंट। अब सुनना ध्यान से, चालक तो संभव होते हैं ना, ये ए है, यहां जाके रुक जाना, अब संधारित्र आ गया, मतलब जितना विभव यहां है, मेरी बातों को थोड़ा गौर करना बच्चों, तार है नहीं तो उतना ही विभव यहां तक रहेगा, फिर यहां विभव कुछ और होगा, इस जगह पर जो विभव है वो विभव यहां नहीं होगा, क्योंकि संधारित्र ने कुछ वोल्टेज ड्रॉप किया होगा, वोल्टेज वगैरह कुछ खा गया होगा, ये समझो आप। तो तार नहीं खाता, ये समझना आप लाल। तो यहां तक विभव बराबर है। अच्छा सर ये भी तो तार ही है, फिर तो मतलब ये विभव भी बराबर है, बिल्कुल बराबर है साहब। जितना वोल्टेज, देखो मैं चौक चला रहा हूं, जितना वोल्टेज इस यहां तक है इस लाइन पर, उतना ही वोल्टेज इस लाइन पर भी है। मैं एक बगल बना लूं इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए। मैं हर एक संधारित्र की हर एक प्लेट को एक नाम देने वाला हूं कि वो प्लेट किन किन बिंदुओं के बीच अटैच है। भैया ये पॉइंट ए नाम दिया ना अपन ने ए, तो देख ये प्लेट ए पर अटैच है और ये प्लेट भी ए पर अटैच है विभव वाली दृष्टि से। इसको अपन ने बी नाम दे रखा है ना बी, तो ये प्लेट बी पर अटैच है और आगे नहीं बढ़ सकते आप, चूंकि हर एक प्लेट को नाम देना है। तो फिर अब इसको मानो आप कुछ भी मान लो, ए बी के बाद सर सी मान लें, क्यों क्या दिक्कत है, मान लो। तो बेटा सी है ना, इसका मतलब देखो ये प्लेट कांट की हुई है सी पर, मतलब ये जो संधारित्र है ना ये किस किस के बीच जुड़ने वाला है, ए और सी के बीच में। देखेंगे आगे ये सी है, यहां तक ये सी है, फिर नीचे आ गया और ये सी है, रुक गया। अब इस जंक्शन को कोई नाम और मान लो, डी मान लो डी, तो ऊपर डी हो जाएगा, यहां डी आ जाएगा और यहां डी आ जाएगा। अभी सारे नाम ना हुए, इसको भी मानो ई मान लो, तो ये प्लेट ई हो जाएगी, ये प्लेट ई हो जाएगी और ये प्लेट भी ई हो जाएगी। हर एक संधारित्र आ चुका है, दिमाग लगाएं तो। ये ए और सी के बीच में है, ये ए और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में है, डी और ई के बीच में है, ई और बी के बीच में है, सी और ई। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आप जरा वो समझने का प्रयास करना है इस क्वेश्चन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन संधारित्र में, प्रतिरोध में आप कहोगे ना जैसा बना देंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा बना देंगे, पर मैं कह रहा हूं उसे आप एक बार दोबारा समझने का प्रयास करें। नामकरण सीख जाओ आप, तो मैं आपको और देश तरीके से सिखाता हूं, आप दोबारा देखिएगा एक बार। प्रयास करें ऑनलाइन समझने का, ऑफलाइन कॉल मत करना कोई भी भाई, चाहे दोबारा देखना पड़ जाए, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन फोन पे आपको नहीं समझा पाऊंगा ये सवाल, है ना भाई। ये यहां कनेक्ट है, ये यहां कनेक्ट है। दोबारा देखते हैं सर, इसको तो मजबूरी ए नाम देना पड़ेगा, प्रश्न में दे रखा है, इसको बी नाम देना पड़ेगा। तो यहां तक जब तक चलना है जब तक कि कोई रुकावट ना आ जाए, ए, और इस तार में होकर ये भी नाम क्या हो गया साहब ए, ये वाला नाम क्या हो गया आपका बी। यहां तक तो आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। फिर अब मजबूरी में मानना पड़ेगा, अगर नाम हो जाते पूरे तो नहीं मानता, अभी पूरे नाम कहाँ हुए, हर एक प्लेट का नाम नहीं हुआ, तो सी, इसका मतलब ये सी और ये भी सी, क्रम से ले लो। सी के बाद नंबर लो डी का, तो ये भी डी, ये भी डी, बस इतना ही है। और डी के बाद नंबर ले लो आप ई का, तो ये भी ई, ये भी ई और ये भी ई। बिंदु ए आप मान चुके हो, बी, अब हर एक प्लेट का नाम हो चुका है, देखो बी आप मान चुके हो, सी कहीं ऊपर ले लो, सी, डी यहां ले लो, ये चीज प्रैक्टिस से आ जाएगी धीरे धीरे, और ई कहीं यहां ले लो, ई नजदीक है ना बी के, आप देखो। अब हर एक संधारित्र को बोलते हैं, अच्छा ये डी था, सॉरी ये वाला रह गया, तो ये प्लेट भी क्या हो जाएगी डी। अब संधारित्र जोड़ना स्टार्ट करता हूं, गोले बंद करता हूं। ये संधारित्र जोड़ना है ए और सी के बीच में, तो देखो ए और सी के बीच में अपन ने एक संधारित्र जोड़ दिया, ये लो, ठीक।
वैल्यू सबकी 5-5 है, ये लास्ट में एक साथ लिख देंगे। ये संधारित्र ए और डी के बीच में है, तो ए और डी के बीच में जोड़ दिया, ये लो साहब। ये संधारित्र देखो सी और ई के बीच में है, तो सी और ई के बीच में एक संधारित्र जोड़ दिया हमने। ये संधारित्र सी और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में एक संधारित्र लगा दिया, ये लो। ये संधारित्र डी और ई के बीच में है, डी और ई के बीच में एक संधारित्र और जोड़ दिया, ये लो। और ये वाला जो संधारित्र है ई और बी के बीच में है, तो ई और बी के बीच में एक संधारित्र हमने और लगा दिया। मतलब इस व्यवस्था को हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। 2 बार समझा दिया है, दोबारा वीडियो और देख लेना एक बार बैक करके, बाद में बनिए आप, है ना। ये इस डायग्राम से ये डायग्राम बना दिया मैंने। अब आप आगे सुनिए कहानी। पहली बात तो ये स्टेप का भी बच्चों को कम समझ में आया होगा, एक बार बिंदु बिंदु बना करके और देखेंगे, और मैं आगे 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये चीज क्वेश्चन से क्लियर होगी आपकी भाई ना, ऐसे क्लियर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, सुनना अब ध्यान से। अब कहानी आती है, अच्छा इन सब की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड। ये तो वो वाली बात आ गई कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अरे इसमें कम समस्या थी, तो अभी भी पता नहीं चल रहा है कौन श्रेणी में कौन समांतर में है। आप इनको समांतर में नहीं कह सकते, पहले सिरे जुड़ रहे हैं, पर देखो दूसरे तो आपस में मिल ही नहीं रहे ना भाई। ना कोई अभी भी श्रेणी में है, ना कोई अभी भी समांतर क्रम में है, फिर क्यों किया ऐसा? इसमें कम समस्या थी क्या जो आपने एक समस्या और खड़ी कर दी? बच्चों एक नाम आएगी, मैं साइड में लिख रहा हूं, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, हल्का हल्का से सुन लेना आप खाली। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है और एक सेतु नुमा व्यवस्था बनाई इन्होंने। कैसे कि एक चतुर्भुज लिया, एक चतुर्भुज लिया, 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध, संधारित्र प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट मान लो आप, तो फिलहाल संधारित्र के रूप में पढ़ा दूं आपको। तो एक संधारित्र यहां लगा दिया, चारों भुजाओं पर 4 संधारित्र लगा दिए साहब ने। समझ में आ गया होगा शायद, देखो दिख रहा है साहब ऐसा बिल्कुल। एक लगा दिया विकर्ण पर, और इस विकर्ण के अगेंस्ट चीज पूछी इसने। ऐसी शक्ल बन रही है ना, याद रखना। थोड़ी देर व्हीटस्टोन पूरा एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो व्हीटस्टोन साहब ने यह बताया कि अगर इस भुजा का अनुपात इससे, मतलब इसका इससे, ऊपर वाली भुजा का अनुपात, जैसे इसमें 5 और 5 का अनुपात, और इसका इससे अनुपात, 5 का 5 से अनुपात अगर बराबर हो, 5/5 1, और ये 5/5 कितना आ रहा है 1, बराबर हो, तो व्हीटस्टोन होता है संतुलन की अवस्था में। दोबारा सुनना, व्हीटस्टोन वैज्ञानिक था, उसने एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध जोड़े थे, एक विकर्ण पर जोड़ा था। आपको संधारित्र नजर आ रहे हैं इस कंडीशन में, इसका इससे अनुपात 1/1, इसका इससे अनुपात 1/1 अगर बराबर है तो सेतु संतुलन में होता है। और याद रखना, जब संतुलन में होता है ना, तो इस विकर्ण वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होता। ये व्हीटस्टोन में समझेंगे अपन। और संयोजन में एक बात याद रखना, जिसमें करंट नहीं बहता वो संयोजन में कोई काम का नहीं है। तुम्हारे कमरे में बल्ब तो 1000 लग रहे हैं, पर कोई भी चालू नहीं है, तो वो कोई भी काम के नहीं है। मतलब ये ब्रांच हटा सकता हूं। मेरी बात सुनना, मैंने क्या लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं इस चीज को। आपको दिख रहा होगा कि एक व्हीटस्टोन बन के तैयार हो गया साहब, एक व्हीटस्टोन बन के तैयार हुआ क्या? मैं ए से और ई तक की बात कर रहा हूं, इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को छुपा लो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो क्या आपको ये वाला एक व्हीटस्टोन नजर आ गया? व्हीटस्टोन चतुर्भुजनुमा व्यवस्था, विकर्ण पर भी है एक तो, और संतुलन की अवस्था में है। व्हीटस्टोन है और संतुलन में है, तो इस विकर्ण वाले को आप हटा सकते हो। मैं लिख रहा हूं कि चूंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, यह लाइन आज एडजस्ट करिए। व्हीटस्टोन पढ़ाऊंगा उस दिन, वापस से एक्सप्लेन करूंगा, ये क्वेश्चन है ना। चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, अतः
जो सीडी ब्रांच है, सीडी शाखा में धारा प्रवाह, अरे इतना क्या लिखना है, आप तो सीधा हटा दो यार, बस इतना बोल दो संतुलन में है ना, और संतुलन में है तो फिर आप एक नया डायग्राम बनाओगे। अब सुनना ध्यान से, कौन सा, ये एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, एक यहां और एक यहां और एक यहां, ए सी डी ई और बी, सारे 5-5 माइक्रोफैराड के। कहानी समझ में आई ना आपको? ये 2-3 बातें आप याद करिए इस डायग्राम से। ये डायग्राम कैसे आया? अब अगर ये डायग्राम बन गया तो बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, संतुलन में है, और जब संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो आप विकर्ण वाली शाखा को हटा सकते हो। अब ये सवाल करना आसान है, ध्यान से देखना कैसे, दिमाग लगाना, आप सीधा करूंगा भैया मैं तो। ये 5 और ये 5 आपको श्रेणी में नजर आ रहे होंगे, जो आवेश यहाँ से जाएगा वही आवेश तो यहाँ होकर के आएगा। 5 और 5 श्रेणी में मतलब 2.5 C/N वाले कॉन्सेप्ट से, 5/2 मतलब 2.5, कैसे कर लो, ऊपर गुणा 25 नीचे योग 10, 2.5 आएगा, कैसे करिए। सुनो भाई, लाइट चली गई है ना, तो आप थोड़ा सा ऐसे समझ लें, बाकी क्वेश्चन लगभग खत्म है। अब 5 और 5 श्रेणी में 2.5 2.5 उत्तर आएगा, फिर 5 और 5 श्रेणी में 2.5 वापस से आएगा, 2.5 और 2.5 समांतर में है, कितना आएगा 5, फिर ये 5 और ये 5 वापस श्रेणी में है, 2.5 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। अभी तो आप समझ चुके होंगे, बाकी मैं अगली वीडियो में फिर इसको यहीं से एक बार और इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों।